अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सजादा मुझे दरवाजे पर ही मिल गई। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें अभी तक नींद से भरी हुई थीं। मैंने आगे बढ़कर उसे नमस्कार किया। इतवार का दिन ही तो मिलता है देर तक आराम करने को। तुम आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। तो शरीमिती जी अभी तक नींद के मज़े लूट रही थी। मैं टीवी लाउंज में बैठकर एक रिसाले की वर्कगर्दानी करने लगा। थोड़ी देर में सजाता मेरे और अपने लिए चाय ले आई। मैं चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके मैं सजाता को साथ लेकर कले में जाऊं और वहां अपना काम ख़त्म करने के बाद 1 बजे तक उसे वापस उसके घर छोड़कर एजेंट से मिलने चला जाऊं। लेकिन सजाता ने तैयार होने में देर लगा दिया। फिर भी हम 12 बजे लाल किले में पहुंच गए। मैंने अजैब घर वाले दीवान के आम करीबी प्लाट को बैठने के लिए चुना। खाना और कुछ फल हम साथ ले गए थे। यहाँ से मुझे नीम का वो दरख्त साफ नजर आ रहा था जिसके करीबी गड्ढे में मुझे मैक्रोफिल्म तलाश करनी थी। अगरचा मुझे यकीन था कि पोशाली तय खाने से मैक्रोफिल्म नहीं चुरा सकी, लेकिन मैं अपना शक दूर करना चाहता था। 1 बजे तक हम किले के मुख्तलिफ तख्तों की सैर करते रहे। मैं सजाता को नीम के दरख्त के करीब ले गया। मैंने लेटर अपने हाथ में ले लिया था और कसदन उसे हाथ में उछाल रहा था। गड्ढे के करीब पहुंचकर मैंने लेटर को ज़रा ज़ोर से एक तरफ उछाल दिया। मैं आगे को झुका भी मगर जानबूझकर लेटर को ना दबोचा और वो गड्ढे के झाड़ झंकार में गिरकर गायब हो गया। ये लो, अब ये नहीं मिलेगा। तुम उसे क्यों उछाल रहे थे किशन? सजाता ने परेशान होकर कहा। कहाँ जाएगा साला, अभी इसे निकाल कर लाता हूँ, मैंने हंसते हुए जवाब दिया और साथ ही गड्ढे में कूद पड़ा। लेटर तो मुझे एक जगह पड़ा मिल गया, लेकिन मैक्रोफिल्म तलाशी के बावजूद ना मिल सकी। किशन डेयर छोड़ो, अगर नहीं मिल रहा मैं तुम्हें नया ले दूंगी, बस थोड़ा सा और देख लूँ। मैंने इस दौरान दोबारा गड्ढे की सारी झाड़ियों और सूखे पत्तों को उलट पलट कर देख लिया, मगर मैक्रोफिल्म का कहीं नामो निशान तक न था। मुझे यकीन हो गया कि मिस्टर तिवाड़ी का विश्राम का यह कहना दुरुस्त है कि पाकिस्तान जासूसा तय खाने से कोई शय चुरा कर ले जाने में कामयाब नहीं हुई। मैं गड्ढे से बाहर निकल आया। इस दौरान तय खाने वाली दीवार के साथ पहरा देने वाला फौजी गड्ढे के किनारे पहुंच गया था। क्या ढूंढ रहे हैं बहन जी? उसने सजादा से पूछा। कुछ नहीं जवान, मेरा लेटर गिर गया था, मैंने बाहर निकलकर जवाब दिया और सजादा को साथ लेकर अपने पिकनिक स्पॉट की तरफ आ गया। 2:30 बजे मैं सजादा को उसकी कोठी पर छोड़कर पुराने किले चला गया। दिल्ली का यह किला 5000 साल पुराना था, जो कोरोपांडु के दौर में तमीर हुआ था। इसके एक तरफ गांधी स्टेडियम है, अंदर एक खूबसूरत पार्क बना हुआ है। 1947 ईस्वी के मुस्लिम कश्फ फसादात में दिल्ली से भागे हुए लुटे पटे मुसलमानों के काफिले इस किले में आकर पनाह हासिल करते थे। उस जमाने में यहाँ लकड़ी के बेशुमार सलीपर पड़े थे। दिल्ली के शुरफा की बीबियाँ जिन्होंने शायद ही कभी किसी गैर मर्द की शक्ल देखी थी, इन्हीं सलीपरों के पास बेजारों मददगार पड़ी रहती थीं। वो बड़े अलमंगेज दिन थे। दिल्ली में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था और पुराने किले में लुटे हुए मुसलमान अपनी जानें बचाकर सहमे हुए बैठे थे। अब इस किले को तफरीह गाह में तब्दील कर दिया गया था। किले के बाहर की खंदक में पानी छोड़कर नहर बना दी गई है जिसमें लोग कश्ती रानी करते हैं। कभी यह किला शहर से काफ़ी दूर फासले पर हुआ करता था, मगर अब आबादी बढ़ते बढ़ते किले तक फैल चुकी है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले की थोड़ी बहुत तज़ीन व आरइश करवाई थी, मगर लाल किले की तमीर के बाद ये एक बार फिर वैरान हो गया। मैं किले के अंदर जाने की बजाय पुल की तरफ आ गया और गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखने लगा। इससे मेरा मतलब एजेंट को चेहरा दिखाना था जिसके बारे में मुझे यकीन था कि वो वहाँ किसी जगह मौजूद है। फिर मैंने एक स्टॉल से नमकीन चने खरीदे और एक दरख्त से टेक लगाकर खाने लगा। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि एक पुख्ता उम्र का दुबला पतला आदमी जिसने फाख्तई रंग का गर्म सूट पहन रखा था मेरे करीब आ गया। उसके हाथ में बेद की मुड़ी हुई छड़ी थी। उसकी नाक ऊपर को उठी हुई थी, रंग गदमी और बालों में सफ़ेदी की हल्की हल्की झलक थी। मेरे नज़दीक आकर वो झुककर ज़मीन में कुछ तलाश करने लगा। किले के पीछे इमली का एक दरख्त है, वहाँ आ जाओ, उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा और छड़ी आहिस्ता आहिस्ता घुमाता आगे निकल गया। ये अपना एजेंट था और इसने मुझे पहचानने के बाद ही हिदायत की थी। मैंने इत्मीनान से चने खाकर खाली लिफाफा एक तरफ फेंका और रुमाल से मुंह पोंछते हुए नहर के साथ साथ चलने लगा।
नहर कल्ले के चारों तरफ घूम गई थी। कल्ले के एक भी दरवाजे के सामने आकर मैंने लकड़ी का पुल अबूर किया। सामने ही इमली का दरख्त था। मैं उसके नीचे पड़ी बेंच के कोने पर बैठ गया। ज़रा देर बाद वही खुश लिबास शख्स हाथ में लिफाफा पकड़े उससे गंडेरिया निकाल कर चूसता हुआ नमदार हुआ और मुझसे थोड़े फासले पर एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। मैं एक खास जाविये से उसे देख रहा था। देखते ही देखते उसने लिफाफे को आहिस्ता से मरोड़ा और दरख्त के साथ लगे हुए कूड़ा करकट के डब्बे में फेंक दिया। जेब से घड़ी निकाल कर देखी, मुझ पर एक उचड़ती हुई नज़र डाली और छड़ी लहराता दूसरी तरफ चला गया। वो मेरे लिए कोई ख़ास चीज़ डब्बे में डाल गया था। कुछ देर मैं अपनी जगह पर खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता दरख्त वाले डब्बे के पास आ गया। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। मैंने डब्बे से लिफाफा निकाल कर कोट की जेब में डाला और लकड़ी का पुल अबूर करके बूथ के दूसरे दरवाजे की तरफ चल पड़ा। बंगले पर पहुंचकर मैं सीधा अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा और दरवाजे की चटखनी लगाकर लिफाफा खोल डाला। उसमें एक छोटा सा रिवॉल्वर था जिसके आगे साइलेंसर भी लगा हुआ था। इसके साथ ही कोड वर्ड में टाइप किया हुआ एक खत था। तहरीरी कोड करके असली खत मैंने लिफाफे समेत जलाकर उसकी राख फ्लश में बहा दिया। चाणक्य पुराण की मैक्रो फिल्म बहुत ज़रूरी है। वैशाली को आइंदा इस किस्म के ऑपरेशन में मत डालो। हमारी इतला के मुताबिक यह फिल्म अब अजैब घर के खुफिया तय खाने में नहीं है, बल्कि भारतीय पार्लियामेंट हाउस लाइब्रेरी के आखिरी कमरे में मौजूद है। ज़्यादा इंतज़ार ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसे लाइब्रेरी के खुफिया चैम्बर से निकाल कर मुझ तक पहुँचाओ। मेरे बारे में तुम बॉस को सिग्नल करके मालूम कर सकते हो कि मैं कहाँ तुम्हें मिल सकूँगा। खत के मंदरजात को 2-3 बार पढ़कर मैंने उसे भी जलाकर राख फलश में बहा दिया। माइक्रो फिल्म की जगह बदलना एक कुदरती अमर था। जहाँ 2 बार फिल्म उड़ाने की कोशिश की गई हो, वहाँ ये खसूसी दस्तावेज कभी नहीं रखी जा सकती थी। इस वक्त एजेंट और महीना करता तो मैं अकेला न जाने कब तक अंधेरे में टोमकता या मरता रहता। पार्लियामेंट हाउस मेरा देखा भला था। हमारा दफ्तर शुमाल मगरब से ज़रा फासले पर, लेकिन उसी कम्प्लेक्स की हदूद में था। पार्लियामेंट हाउस की लाइब्रेरी में भी 2-4 मरतबा जाने का इत्तफाक हुआ था, जो ज़्यादा बड़ी नहीं थी। बस ऊंची छत के नीचे किताबों की अलमारियाँ 6-7 कतारों में लगी थीं। दरवाजे की बाएं जानब लाइब्रेरियन का ऑफिस था। साथ ही एक काउंटर था जहां क्लर्क किताबें जारी करता और वसूल करता था। इसी असना में कमला चाय ले आई। चाय पीने के दौरान मैंने टीवी से खबरें सुनी, लेकिन उनमें इंटेलिजेंस ऑफिसर की हलाकत की कोई खबर नहीं थी। अलबत्ता अगले रोज़ हिंदुस्तान टाइम्स में एक 4 सतरी खबर छपी थी कि दिल्ली के एक बिल्डिंग के लिफ्ट में एक उधेड़ उम्र आदमी मुर्दा पाया गया, जिसके बारे में ख्याल है कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। मेरा ख्याल था कि मिस्टर तिवाड़ी अब सोच समझकर मेरे पीछे किसी दूसरे आदमी को लगाएगा, क्योंकि मैं अब तक अपने पीछे लगे हुए 3 आदमियों को हलाक कर चुका था, जिन्हें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक दिल का दौरा पड़ा था। लेकिन अब मुझे ज़्यादा चौकस रहने की हैसियत ज़रूरत थी। मैंने अपने जहन में लाइब्रेरी का जो मनसूबा तरतीब दिया था, उसके लिए भी सजादा को इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया था। वो अगर इस लाइब्रेरी की मेंबर बन जाती है तो मैं उसके साथ कभी कभी वहाँ जा सकता था और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होता। दूसरे दिन तिवाड़ी का रद्द अमल मालूम करने के लिए एक फ़ाइल लेकर उसके कमरे में गया तो वो किसी को फ़ोन कर रहा था। मुझे देखते ही उसने फ़ोन बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए बोला, कहो कैप्टन, कैसी रही कल की पिकनिक? मैं एक लम्हे के लिए अपनी जगह से हिल सा गया, मगर फ़ौरन ही अपने आप को संभाल लिया। सर, अच्छी रही। इतवार को मैं आमतौर पर घर आराम करता हूँ, मगर मेरी मंगेतर मुझे ज़बरदस्ती साथ ले गई। मैं सोच रहा था कि इसे कैसे हमारी पिकनिक का इल्म हुआ कि वो खुद ही बोला, मैं भी बच्चों के साथ गया हुआ था कले में। सर, आपने हमें बच्चों से क्यों नहीं मिलवाया? मुझे बड़ी खुशी होती है। हम तो अकेले वहाँ बोर हो गए थे। जल्दी से मैंने बात बनाई। मिस्टर तिवाड़ी ने कोई जवाब देने की बजाय ज़रा से कंधे उचके और फाइल की तरफ इशारा करके पूछा कि यह कौन सी फाइल है। हर फाइल में मैं उसका मशवरा ले सकता था। मैंने महसूस किया कि वो उन तासुरात को मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा है जिनका उसके चेहरे से ज़ाहिर होना कुदरती अमर था। लेकिन चूंकि आदमी बड़ा तजर्बेकार और काया था, इसलिए 100% कामयाब रहा। उसने मुझसे सेंट्रल ब्यूरो के किसी आदमी की हलाकत की बात न की और फाइल पर अपना मशवरा देने के बाद टेलीफोन का नंबर घुमाने लगा। मैं फ़ाइल उठाए वापस अपने कमरे में आ गया। 2 पसर को फिशराम से मुलाकात हुई।
उसका रवैया भी मामूल के मुताबिक था। मैंने भी मज़ीद कुरेदने की ज़रूरत महसूस न किया और अपनी सारी तवज्जो लाइब्रेरी के खुफिया खाने की तरफ मबजूल कर दिया। उसी रोज़ मैंने सजाता से पार्लियामेंट हाउस लाइब्रेरी की रुकनियत की बात किया और उसे बताया कि वहाँ अंग्रेज़ी की बहुत बड़ी नायाब किताबें मौजूद हैं। सजाता ने अंग्रेज़ी में एमए किया हुआ था और उसे लिटरेचर का शौक़ भी बहुत था। चुनाचे वो मिंबर बनने पर राज़ी हो गई। अगले रोज़ जब शाम को मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसने मुझे बताया कि वो मेरे कहने के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस लाइब्रेरी की मेंबर बन गई है। हफ्ते के रोज़ मैं उसके साथ पार्लियामेंट लाइब्रेरी में बड़ी बड़ी अलमारियों के पास खड़ा किताबें देख रहा था जो कमरे के वस्त में रखी थीं। दीवारों के आगे जगह बिल्कुल खाली थी। मैंने जायजा लिया तो मालूम हुआ कि एक दीवार के साथ लकड़ी का खाली काउंटर लगा हुआ है जिस पर गुलदान पड़ा था। बाकी दोनों दीवारें खाली थीं। मुझे शक हुआ कि यकीनन खुफिया खाने का दरवाज़ा इस काउंटर के पीछे होगा। मैंने एक रिसाला मेज से उठाया और खाली काउंटर पर रखकर उसकी वर्कगर्दानी करने लगा। बाज़ाहिर मैं रिसाले के वर्क उलट रहा था, लेकिन दर हकीकत में काउंटर के पीछे नज़रें जमाए लकड़ी की दीवार को देख रहा था जहाँ मुझे एक छोटी सी दीमक ज़दा झरी नज़र आ रही थी। सारा आप वहाँ बैठकर रिसाला पढ़िए, इस तरह दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। लाइब्रेरी के मुलाजिम ने आकर मुझे टोका तो मैं रिसाला उठाकर सजादा के पास आ गया जो अलमारी में से एक किताब निकलवा रही थी। मैंने चार्ल्स डिकन्स की सवाने उम्रें निकलवाई है। बड़े अरसे से ये किताब मुझे नहीं मिल रही थी। हम कुछ देर लाइब्रेरी में रुके और फिर लोधी रोड के एक स्नैक बार में हमने काफ़ी पिया। सजाता बड़े मूड में थी, मैं भी बराबर उसका साथ दे रहा था, लेकिन दिमाग लाइब्रेरी में अटका हुआ था जहाँ जगह जगह पहरा था। गार्ड्स की मौजूदगी में लाइब्रेरी में दाखिल होकर खुफिया खाने का दरवाज़ा तोड़ने या उसे किसी तरीके से खोल कर अंदर जाना सहल काम नहीं था। इसके लिए पूरी मनसूबाबंदी की ज़रूरत थी। 2 दिन छोड़कर मैं फिर सजाता के साथ लाइब्रेरी आया और काउंटर के अकबी दर्ज का जायज़ा लेता रहा। दूसरी तरफ मुझे पोशाली के बारे में भी सख्त तशवीश थी। मुझे कुछ इल्म नहीं था कि उस पर क्या क़यामत बीत रही है। वो कहाँ है? यकीनन उसे सख्त जिस्मानी अजियत दी जा रही होगी ताकि उसकी ज़बान खुलवाई जा सके। बाद में उसने मुझे जो वाक़यात सुनाए उनके मुताबिक पहले रोज़ कले के रेजिमेंटल क्वार्टर गार्ड में कर्नल भला और सिख ब्रिगेडियर ने उससे थोड़ी बहुत पूछगछ की। मिस्टर तिवारी से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। उनके सवालों के जवाब में पोशाली वही बयान दोहराती रही जो वो पहले दे चुकी थी। वो मुतालबा करती रही कि मुझे ईरानी सफ़ीर से मिलाया जाए, लेकिन उसके बयान पर किसी ने एतबार न किया। उसी रात पोशाली की एक बंद गाड़ी में बिठाकर पुराने किले के ज़ेर ज़मीन फौजी हुकूमत खाने पहुँचा दिया गया। 2 दिन तक तो कोई अफिसर उससे पूछगछ करने के लिए न आया। सुबह शाम मैंने सलाखों में से पोशाली को 2 बासी रोटियां और दाल दे दी जाती है। अलबत्ता तीसरे दिन एक भारतीय कैप्टन हाथ में भेद की छोटी सी छड़ी लिए तय खाने में आया और अपनी हथेली पर आहिस्ता आहिस्ता भेद मारते हुए पोशाली को गौर से देखने लगा जो कंबल लिए दीवार से टेक लगाई बैठी थी। कैप्टन ने बड़े खुशगवार और हमदर्दी भरे लहजे में उसे मुखातब किया। मेरा नाम कैप्टन कृष्ण कांत है। मैं जानता हूँ तुम बेगुनाह हो, मगर तुम्हारे भोलेपन से फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने तुम्हें बरगलाकर किले में भेजा था। अगर तुम हमें उन लोगों के बारे में बता दो कि वो कौन हैं और कहाँ रहते हैं तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें उसी वक्त आज़ाद कर दिया जाएगा। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे किसी ने किले में नहीं भेजा था, मैं खुद वहाँ आई थी, लेकिन वहाँ कुछ गुंडे मेरे पीछे लग गए थे जिन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कुछ पिला दिया और मैं बेहोश हो गई। कैप्टन कृष्णकांत ने पोशाली के करीब बैठकर बैद की छड़ी से उसकी ठोड़ी पर हल्का सा टहुका दिया। मैं इसलिए अकेला आया हूँ कि मुझे तुमसे हमदर्दी है। जब तुम बेगुनाह हो तो गलत बयानी से काम क्यों ले रही हो? तुम उन लोगों के नाम क्यों नहीं बता देती? उन्होंने तुम्हारे भोलपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहा था। ये गलत है कैप्टन, मुझे किसी ने वहाँ नहीं भेजा था। मैं बेकसूर हूँ। मुझे ईरानी सफ़ीर से मिलाया जाए, नहीं तो मैं यहाँ से बाहर निकल कर भारतीय हुकूमत के खिलाफ प्रेस के ज़रिए शदीद एहतजाज करूँगी। कैप्टन कृष्णकांत उठ खड़ा हुआ। उसने बाजू से पकड़कर पोशाली को भी उठा लिया था। अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, तुमने अपने बारे में खुद ही फैसला कर दिया है। वो वापसी के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर उसे मुखातिब किया। इसके बावजूद मैं तुम्हें आज के दिन की मोहलत देता हूँ, शाम को फिर आऊँगा, तुम अच्छी तरह सोच समझ लो।
اور یہ مت بھولنا کہ یہ تمہاری زندگی اور موت کا فیصلہ ہو گیا۔ کیپٹن کرشن کانت چلا گیا۔ خوشحالی نے مجھے بتایا کہ اس کے جانے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ آج کا دن ختم ہونے کے بعد مجھ پر جسمانی اذیت کا ایک ہولناک باب کھل جائے گا۔ وہ لوگ خوشحالی کو بخشنے والے نہیں تھے، اگرچہ ان کے پاس خوشحالی کے پاکستانی جاسوس ہونے کا کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کو یقین تھا کہ تشدد کے ذریعے خوشحالی سے اقرار جرم کرایا جا سکتا ہے، اور وہ اپنے ساتھی ایجنٹوں کا نام بھی بتا دے گی۔ خوشحالی نے وہ وقت بڑی شدید ذہنی پریشانی میں گزارا۔ اس نے بڑی مشکل سے محض جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے باسی روٹی اور بذائقہ دال کے چند نوالے کھائے اور اپنے جلادوں کا انتظار کرنے لگی۔ شام کے بعد وہی کیپٹن دوبارہ آ گیا۔ میں تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں۔ ہائی کمانڈ سے میں نے اپنی ذاتی کوششوں سے تمہاری رہائی کی منظوری لے لی ہے۔ بس صرف تم مجھے ان لوگوں میں سے کسی ایک کا نام بتا دو جنہوں نے تمہیں قلعے میں خفیہ دستاویزات اڑانے کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن کیپٹن کے بے حد اصرار اور رہائی کی خوشخبری کے باوجود خوشحالی اپنے موقف پر ڈٹی رہی، تو وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ابھی اسے گئے بمشکل 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ 2 فوجی نمودار ہوئے اور خوشحالی کو ایک ایسے تہہ خانے میں لے گئے جہاں فرش پر بچھے بستر کے پاس لکڑی کے 2 اسٹول بھی پڑے تھے۔ خوشحالی کو اس تہہ خانے میں چھوڑ کر دونوں واپس چلے گئے۔ 2 منٹ بعد تہہ خانے کا دروازہ کھلا اور لنگوٹ باندھے دونوں بھاری بھرکم آدمی اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے سیاہ جسموں پر تیل کی مالش کر رکھی تھی، ایک کے ہاتھ میں رسی بھی تھی۔ اندر آتے ہی ایک نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دیا اور دوسرے نے خوشحالی کو دبوچ کر اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا اور ہاتھ رسی سے پوچھ پر باندھ دیا۔ پھر دونوں درندے اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس پر اس قدر ہولناک اور شدید تشدد کیا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو دونوں جلاد اس کے سامنے اسٹولوں پر بیٹھے بیڑیاں پی رہے تھے۔ خوشحالی کی چیخیں نکل گئیں، مگر تشدد کا سلسلہ جاری رہا۔ جب ان کی بیڑیاں اپنے آپ بجھ گئیں تو ایک بار پھر وہ خوشحالی پر ٹوٹ پڑے۔ تشدد، درندگی اور بربریت کا یہ سلسلہ دیر تک جاری رہا۔ خوشحالی بے ہوش ہو چکی تھی، مگر اس پر تشدد جاری تھا۔ طویل بے ہوشی کے بعد جب خوشحالی کی آنکھ کھلی تو اس کا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ پھر ایک فوجی نے آ کر اسے پانی پلایا اور زخموں پر مرہم لگا کر چلتا بنا۔ خوشحالی کو تھوڑا سکون ملا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ اس کے جسم کو تشدد اور اذیت کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اور یہی ہوا۔ 12 گھنٹے گزرنے کے بعد خوشحالی پر تشدد کا سلسلہ پھر سے شروع کر دیا گیا۔ اس بار 2 نئے آدمی اسے اپنی بربریت اور درندگی کا نشانہ بنانے کے لیے آئے تھے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ خوشحالی کا جسم بے حس نہیں ہو گیا۔ جب خوشحالی کا جسم اذیتوں سے چھلنی ہو گیا تو وہی کیپٹن ایک بار پھر اس کے پاس آیا اور اسے پوچھ گچھ شروع کر دیا۔ خوشحالی اتنی اذیت اٹھا چکی تھی کہ اب ہر قسم کا تشدد اسے بخوشی قبول تھا، مگر وہ اپنی زبان نہیں کھول سکتی تھی۔ کیپٹن نے بھی اسے زد و کوب کیا۔ خوشحالی درد سے چیختی اور بلبلاتی رہی، مگر اپنے موقف پر قائم رہی کہ میں ایرانی سیاہ ہوں اور مجھے ایرانی سفیر سے ملایا جائے۔ 4 دن کے بعد خوشحالی کو اسی قید خانے میں واپس لے جایا گیا جہاں وہ پہلے قید تھی۔ اس بار اسے کچھ نہیں کہا گیا۔ آہستہ آہستہ خوشحالی کا زخم بھر گیا۔ اب وہ تشدد کے تیسرے مرحلے کی منتظر تھی، جو بقول اس کے کسی قدر انوکھی نوعیت کا تھا۔ ایک روز 2 فوجی تہہ خانے میں آیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے ہاتھ میں چھوٹی ٹرے تھام رکھی تھی جس میں ایک سرنج پڑی تھی۔ ہم نے تمہارے کچھ آدمیوں کو پکڑ لیا ہے، آگے والے فوجی نے ہنس کر اسے مخاطب کیا۔ اب جلدی تم بھی ان کے پاس پہنچا دی جاؤ گی۔ یہ طاقت کا انجیکشن ہے، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ انجیکشن لگتے ہی اسے نیند آ گیا اور جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک اسٹریچر پر لیٹی تھی۔ اس کے بازو اور ٹانگیں چمڑے کے تسموں سے جکڑ دی گئی تھیں۔ سر کے اوپر ایک بجھی ہوئی سرچ لائٹ لگی تھی۔ خوشحالی کا سر چکرا رہا تھا اور کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھیں۔ بینائی بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد دھندلا سی جاتی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا بوجھر سر گھما کر دائیں بائیں دیکھا۔ یہ کسی اسپتال کا کمرہ لگتا تھا۔ چند لمحوں بعد اسے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ پھر دروازہ کھلا اور 2 فوجی اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ڈاکٹروں والے لمبے سفید کوٹ پہن رکھے تھے۔ وہ خوشحالی کے سرہانے کی جانب دائیں بائیں کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی سرچ لائٹ کو روشن کر دیا گیا۔ خوشحالی نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن پھر بھی سرچ لائٹ کی روشنی اور گرمی برابر محسوس ہوتی رہی۔ پھر اس کے دائیں بازو سے کپڑا ہٹایا گیا۔ وہ اپنے بازو کو حرکت نہیں دے سکتی تھی
उसने आंखें खोल कर देखना चाहा कि अब उसके साथ क्या सलूक हो रहा है, मगर बल्ब की तेज रोशनी में उसे कुछ नजर न आया। दूसरे इलम में उसे एक और इंजेक्शन लगा दिया गया। पोशाली के जिस्म में जैसे पिघली हुई आग सिरायत कर गया। वो तकलीफ से तड़पिया और फिर उसे कोई होश न रहा। न जाने कब उसे होश आया। होश में आते उसे यह पहला एहसास हुआ कि वो हवा में उड़ रही है। उसका जिस्म हल्का हो गया था। उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन अब उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगी थीं। दोनों फौजी पोशाली पर झुक गया और फिर पोशाली के कानों में बारी बारी आवाज़ें आने लगी। तुम लैला नहीं हो, तुम ईरानी नहीं हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हें भारत में तकरीबकारी के लिए भेजा गया है, तुम लाहौर से आई हो, तुम लैला नहीं हो, तुम ईरानी नहीं हो, तुम लाहौर से आई हो। पोशाली को यूं लगा जैसे वह नवाजों की लहरों पर तैरने लगी है। उसे लाहौर याद आ गया था। वो कहती है कि उस वक्त मुझे तुम्हारा यानी मेरा ख्याल भी आया था। मेरी शिकल उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। पोशाली का कहना है कि मेरा नाम उसके होंठों पर आने ही लगा था कि उसने कोशिश करके अपने होंठ भींच लिए। उसने अपने कुव्वत इरादी से काम लेते हुए चिल्ला कर कहा, मैं ईरानी हूँ, मेरा नाम लैला है, मेरा नाम लैला है। पोशाली का हला खुश्क हो गया, सारे भारी होने लगा। पोशाली कहती है कि इसके फ़ौरन बाद मैंने आवाज़ सुनी, आई विल शूट यू, लेकिन मुझे ये आवाज़ अपनी महसूस नहीं हुई थी। मैंने एक बार फिर कुव्वत इरादी यकजा करके अपने हवास को काबू में किया और दोबारा चीखी, मैं लैला हूँ, मैं ईरानी हूँ, मुझे ईरानी सफ़ीर से मिला। दाएं बाएं बैठे फौजी उसकी चीखों पुकार से बेनियाज मुसलसल सरगोशियाँ कर रहे थे। तुम लैला नहीं हो, तुम पाकिस्तानी जासूसा हो, तुम लाहौर की रहने वाली हो, तुम्हारे साथी दिल्ली में थे, हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। यह महज पोशाली की ज़बरदस्त कुव्वत इरादी थी जिसकी वजह से वो इस खतरनाक इंजेक्शन के असर से महफूज रही। उसे एक और इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन वो नीम बेहोशी के आलम में बुड़बुड़ाती रही, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं ईरानी हूँ, मैं लैला हूँ, मैं बेगुनाह हूँ।